कभी सोचा है, जब हम रोज बड़ी बड़ी इमारतों और पुलों के नीचे से गुजरते हैं तो वो मजबूती से खड़ी कैसे रहती हैं? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक सटीक विज्ञान। और वो विज्ञान है कंक्रीट की मजबूती का टेस्ट, जो IS 456 यानी हमारे भारतीय मानकों के हिसाब से किया जाता है। तो फिर भरोसा कैसे किया जाए कि ये सब सुरक्षित है? देखिए, ये कोई अंदाजे का काम तो है नहीं। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया है। कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका एकमात्र मकसद है हमारी स्ट्रक्चरल सेफ्टी को पक्का करना। चलिए, आज इसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी टेस्ट को वैलिड या वैध कब माना जाता है। फिर बात करेंगे एक अकेले सैंपल की, फिर 2 या 3 सैंपलों के ग्रुप की, और उसके बाद 4 या उससे ज्यादा सैंपलों के लिए क्या नियम है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सारे नियम अलग अलग क्यों हैं, मतलब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। देखिए, कंक्रीट की मजबूती नापने से भी पहले एक और जरूरी सवाल आता है। वो ये कि जिस टेस्ट से हम मजबूती नाप रहे हैं, क्या वो टेस्ट खुद भरोसे के लायक है? मतलब, क्या हमारे नतीजे सही हैं? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी पहली जांच, जिसे कहते हैं टेस्ट की वैधता। यहां पे एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। जब भी कोड में सैंपल शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब कंक्रीट का सिर्फ एक क्यूब नहीं होता। नहीं, IS 456 के हिसाब से एक सैंपल का मतलब है एक ही बैच से लिए गए 3 क्यूब्स का एक पूरा सेट। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के सारे नियम इसी एक बात पर टिके हैं। अच्छा, तो अब जब हमारे पास 3 क्यूब्स का एक सैंपल है तो सबसे पहली चुनौती क्या है? वो है ±15% का नियम। इसे आप एक तरह का क्वालिटी चेक या कंसिस्टेंसी चेक मान सकते हैं। सोचिए, अगर एक ही बैच की 3 क्यूब्स की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो मिक्स में या फिर टेस्टिंग में। ये नियम बस यही पक्का करता है कि हमारे हाथ में जो डेटा है वो भरोसेमंद है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास M25 ग्रेड कंक्रीट का एक सैंपल है। हमने तीनों क्यूब्स की ताकत नापी और उनका औसत निकाला, जो आया 27.83 MPa। अब देखिए, पहला क्यूब औसत से 4.2% ज्यादा मजबूत है, दूसरा 4.8% कम और तीसरा लगभग औसत के बराबर। सबसे जरूरी बात यह है कि तीनों में से कोई भी 15% की लिमिट को पार नहीं कर रहा। मतलब सब कुछ ठीक है, हमारा सैंपल वैलिड है। अब हमें हरी झंडी मिल गई है कि हम आगे बढ़कर इसकी मजबूती को असल पैमाने पर जांच सकते हैं। ओके, तो हमारा सैंपल वैलिड तो हो गया। अब मान लीजिए कि हमारे पास जांचने के लिए बस यही एक सैंपल है, तो क्या होगा? ऐसे में नियम बहुत सीधा और सख्त है, कोई रियायत नहीं। नियम कहता है सैंपल की औसत ताकत, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसे हम FCK कहते हैं, उससे कम 4 MPa ज्यादा होनी चाहिए। अब ये FCK क्या चीज़ है? बहुत आसान है। M30 कंक्रीट के लिए FCK 30 है, M25 के लिए 25। ये वो टारगेट स्ट्रेंथ है। तो ये जो +4 MPa है ना, ये एक तरह का सेफ्टी बफर है। मतलब हमें सिर्फ टारगेट को छूना नहीं है, बल्कि उसे एक अच्छे मार्जिन से पार करना है। ये उदाहरण देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। हमारे पास है M30 कंक्रीट, यानी FCK हो गया 30। टेस्ट में औसत ताकत आई 32.5 MPa। अब कोई भी कहेगा कि अरे वाह, 30 से तो ज्यादा ही है, तो पास हो गया। लेकिन नहीं, नियम क्या था? FCK +4 यानी 30 + 4 मतलब 34 MPa चाहिए। हमारी ताकत आई 32.5, जो 34 से कम है। तो नतीजा, ये सैंपल फेल हो गया, मजबूत होने के बावजूद। तो ये तो हुई एक सैंपल की बात। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास एक से ज्यादा, मान लीजिए 2 या 3 सैंपल हों? तब कहानी थोड़ी बदल जाती है। नियम अब एक नहीं बल्कि 2 शर्तों वाली एक चुनौती बन जाता है। यहाँ पे 2 शर्तें हैं और दोनों को पूरा करना जरूरी है। पहली शर्त है इंडिविजुअल चेक, मतलब हर एक सैंपल को अपनी अपनी जगह पर एक न्यूनतम मजबूती दिखानी होगी, जो है FCK -2 MPa। और दूसरी शर्त है ग्रुप चेक, मतलब सारे सैंपलों की औसत ताकत मिलाकर एक ऊंचे टारगेट को पार करनी होगी, जो है FCK +4 MPa। दोनों जरूरी हैं। अब ये केस देखिए, M30 कंक्रीट है तो FCK हुआ 30। पहली शर्त क्या थी? इंडिविजुअल सैंपल FCK -2 यानी 28 MPa से ज्यादा होना चाहिए। हमारा पहला सैंपल 28 पर है, दूसरा 34 पर, तो पहली शर्त तो दोनों ने पास कर ली, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आती है दूसरी शर्त, ग्रुप एवरेज FCK +4 यानी 34 MPa होना चाहिए।
और यहाँ देखिए, दोनों का औसत मिलकर बना सिर्फ 31 MPa। तो ग्रुप टारगेट पूरा नहीं हुआ, एक शर्त पास, दूसरी फेल, नतीजा कंक्रीट रिजेक्ट। अब इसकी तुलना में ये दूसरा उदाहरण देखिए, जहां 3 M30 सैंपल हैं। पहली शर्त यानी इंडिविजुअल चेक FCK2, वो तो तीनों सैंपल आराम से पास कर रहे हैं। अब आते हैं ग्रुप चेक पर, जिसका टारगेट है FCK+4 यानी 34 MPa। तीनों का औसत आता है 33.33 MPa। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि ये तो 34 से कम है, लेकिन जैसा कि स्लाइड में भी बताया गया है, स्रोत की व्याख्या के आधार पर इस सेट को पास माना गया है। तो क्योंकि दोनों शर्तें पूरी मानी गई हैं, इस कंक्रीट बैच को स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के सबसे एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं। ये वो नियम हैं जो तब काम आते हैं जब हमारे पास 4 या उससे भी ज्यादा सैंपलों का बड़ा डेटा सेट होता है। यहाँ जो सबसे पहला बदलाव देखने को मिलता है वो बड़ा दिलचस्प है। याद है 2-3 सैंपल्स के लिए इंडिविजुअल चेक FK2 था। अब 4 से ज्यादा सैंपल होने पर यह शर्त थोड़ी नरम हो जाती है और FK3 बन जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो आप किसी एक सैंपल की मामूली सी कमजोरी को नजरअंदाज कर सकते हैं, बशर्ते कि ओवरऑल क्वालिटी लगातार अच्छी बनी रहे। अब आता है दूसरा नियम, जो थोड़ा सा टेक्निकल है। इसे 4 का औसत नियम कहते हैं। यहाँ हम सभी सैंपलों का एक साथ औसत नहीं निकालते, बल्कि हम किन्हीं भी लगातार 4 सैंपलों का एक रोलिंग एवरेज देखते हैं, और इस एवरेज को एक टारगेट पूरा करना होता है। ये टारगेट भी सीधा साधा नहीं है, इसे 2 फॉर्मूलों से कैलकुलेट किया जाता है, और जो भी वैल्यू ज्यादा आती है उसे टारगेट माना जाता है। यह असल में क्वालिटी में कंसिस्टेंसी बनाए रखने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन या SD की वैल्यू कहां से आएगी? अच्छी खबर यह है कि हमें हर बार इसकी गणना करने की जरूरत नहीं है। हमारा IS कोड बहुत मददगार है। उसने कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की एक पहले से तय की हुई वैल्यू दे रखी है। चलिए M30 कंक्रीट का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। याद है 2 टारगेट थे। पहला है FCK+3, जो 30+3 यानी 33 MPa हो गया। दूसरा है FCK+0.825 गुणा स्टैंडर्ड डिविएशन। M30 के लिए SD की वैल्यू 5 है, तो ये कैलकुलेशन हमें देती है 34.125 MPa। अब नियम क्या था? दोनों में से जो ज्यादा हो उसे लेना है। तो 33 और 34.125 में से ज्यादा है 34.125। इसका मतलब यह हुआ कि M30 कंक्रीट के किन्हीं भी लगातार 4 सैंपलों का औसत कम से कम 34.125 MPa होना ही चाहिए। हाँ, एक और सवाल मन में आ सकता है। मान लीजिए हमारे पास कुल 10 सैंपल हैं। 2 बार 4-4 के ग्रुप तो बन गए, लेकिन आखिरी के 2 सैंपल बच गए। उनका क्या? तो उनके लिए नियम एकदम सरल है। उन पर 4 का औसत वाला नियम लागू नहीं होता। उन्हें बस व्यक्तिगत वाली शर्त यानी FCK3 MPa को पास करना होता है। तो हमने 1 सैंपल, 2-3 सैंपल और 4 से ज्यादा सैंपल सबके लिए नियम देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी मगजमारी क्यों? क्यों ना सबके लिए एक ही आसान सा नियम बना दिया जाए? इसका जवाब छिपा है स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों की ताकत और रिस्क मैनेजमेंट में। अगर हम इन सारे नियमों को एक साथ इस टेबल में देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जैसे जैसे सैंपलों की संख्या बढ़ती है, नियम बदलते जाते हैं। 1 सैंपल के लिए सिर्फ एक ग्रुप चेक है, 2-3 के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों चेक हैं, और 4 से ज्यादा के लिए ये शर्तें और भी ज्यादा स्टैटिस्टिकल हो जाती हैं। ये सब कुछ बेतरतीब नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो उपलब्ध डेटा के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। और इसके पीछे की असली वजह वो है स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा सैंपल होंगे हमें अपनी क्वालिटी पर उतना ही ज्यादा भरोसा होगा। जब डेटा ज्यादा होता है तो सिस्टम किसी एक आध सैंपल के थोड़े कमजोर होने को भी झेल सकता है, लेकिन शर्त यही है कि ओवरऑल एवरेज मजबूत बना रहे और क्वालिटी में एक रूपता दिखे। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ कोडबुक में लिखे कुछ नंबर या फॉर्मूले नहीं है। ये वो हिसाब किताब लगाकर तय किया गया सेफ्टी मार्जिन है जो हमारे आसपास की कंक्रीट की इमारतों को सिर्फ एक स्ट्रक्चर से भरोसे में बदलता है।